Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to solve previously asked questions related to political science. Okay, and we will try to solve the questions that has been asked in the last 7 years. All right, now question 20th, which one of the following is the correct sequence in the descending order of precedence? ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या होता है, एक हिराकी होती है इंपॉर्टेंट पर्सन्स की. ठीक है, जिसके अंदर देखिए ये हिराकी है, राइट. जो इम्पोर्टेंट पर्सन है पहले पे प्रेसिडेंट होते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये एक हिराकी है जो कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं, राइट. इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है. आंसर जो है सी है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगली स्लाइड में. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. इसको सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखिए आर्टिकल 355 एंड 356 ये दोनों इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, राइट. 355, 356, 365, 360 एंड एक और था, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इट राइट नाउ, लेकिन एक और है नेशनल इमरजेंसी का. ठीक है, ये दोनों प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है. ठीक है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है. खैर ठीक है, तो हमारे पास 50-50 चांस बचते हैं, राइट. आर्टिकल 258 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 258 बोलता है कि पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर, मतलब यूनियन के पास पावर है कि वो अपने स्टेट्स पे कन्फर कर सकता है अपनी पावर इन सर्टेन केसेस. ठीक है, सर्टेन केसेस में जो यूनियन है वो अपनी पावर कन्फर कर सकता है कुछ स्टेट्स पे इन सर्टेन केसेस. तो ये आर्टिकल 258 बात करता है, तो योर आंसर विल बी ए. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर. यार ये बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चंस होते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया इनका कि मतलब पता नहीं ये कब पूछा गया होगा. मे बी 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया हो, या मे बी 2010 में पूछा गया हो, और अब इन 2021 ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बट स्टिल आंसर यहाँ पे ए है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ठीक है, मगअप कर लेनी है आपको, ये कम से कम 6 तक तो कर ही लो. ठीक है, बहुत ईजी है, हम सबको पता है. सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है, देन उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट्स होता है. ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही. ठीक है, और फिर से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स पे ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना आप, रिपीट होते हैं लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है. तो मेक श्योर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छे से करें. ठीक है, तो 5th पे जो है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं. एंड देन 5A पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एंड देन आते हैं हमारे चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, इन दोनों की बिल्कुल सेम पावर होती है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स में सेम प्लेस होता है बिल्कुल. ठीक है, और ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं जब हमने स्टडी किया था स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना. नाउ क्वेश्चन 23, आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी. बिल्कुल ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो योर आंसर विल बी ए. बट स्टिल एक बार थर्ड स्टेटमेंट को भी देखते हैं. आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये पार्ट बिल्कुल ठीक है. इसके बारे में मेरे को तो नहीं पता है, बट हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. Consider the following statements. Free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group by the state was made a fundamental right by 86th Constitutional Amendment. Right. 86th Constitutional Amendment Act. ठीक है, और 86th Constitutional Amendment Act एक लौता एक्ट था जिसने तीनों में चेंजेस किए थे. फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किए, जिसने DPSPs में भी चेंजेस किए, एंड
फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंजेस किए, और तीनों में ही एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस थे। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आई एम श्योर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, उसके अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो चुकी है, एक ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, योर आंसर विल बी सी 2 एंड 3। ठीक है, तो हम बाकी स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर है वैसे तो इसका आंसर, और प्राइम मिनिस्टर जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सबको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जब हमने प्राइम मिनिस्टर जब हमने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को स्टडी किया था एक लेक्चर में, तब भी हमने देखा था। ठीक है, तो सी विल बी आंसर। Which one among the following commissions was set up in pursuance of a definite provision under the article of the Constitution of India। देखिए, ये कितना घुमा के इतनी लैंग्वेज इतनी चेंज कर दी है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि दी गई 4 बॉडीज़ में से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बतानी है। ठीक है, इतना सा पूछ रहा है बस वो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बतानी है। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं हमने स्टडी किया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने अच्छे से स्टडी किया और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी नहीं हो सकता। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन विल बी योर आंसर। ठीक है, सी विल बी आंसर। असर्शन इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये हमें असर्शन दी गई है। अब एक रीज़न दिया जाएगा, अब हम और फिर हमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, पहली बात, एजर्शन ही गलत है। हर एक स्टेट में जो है हाई कोर्ट नहीं है। आई थिंक टोटल हाई कोर्ट्स जो है वो 26 हैं, 26 है अभी आंध्र प्रदेश में शायद। ठीक है, और हमारे पास जो स्टेट्स हैं टोटल वो है 28, तो एजर्शन ही गलत हो गया यहाँ पे। रीज़न, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। 28th, a person who has held office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court। ठीक है, मेक श्योर यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, a person is not qualified for appointment as a judge of a high court in India unless he has at least 5 year held a judicial office in territory of India। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, 5 साल नहीं है, 10 साल है। ठीक है, ये भी गलत है, एंड स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो डी विल बी आंसर। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और पी एन भगवती इज योर आंसर, डी विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स at the center and in a state must not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha and the total number of members of the legislative assembly of that state respectively। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं लेक्चर्स में। ए विल बी आंसर। और इस स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चलता है, मतलब पता क्या चलता है हमें ऑलरेडी पता है, बट रिवीजन हो, आप बोल सकते हैं इसको कि रिवीजन हो गई है, कि 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल 15% ही हो सकते हैं। किसका? नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है, तो जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 of the Constitution of India। A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months। देखिए, अभी अगर हम इतनी स्टेटमेंट पढ़े तो ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज से इसे पास ना कराया जाए तो ये
एक्सपायर हो जाएगी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इट इज़ competent of the President of India to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union, but excluding the judges of the Supreme Court and High Court। ये पूछा जा रहा है, ये बताया गया है स्टेटमेंट 2 में, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी को कट किया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। Now, assertion: the Council of Ministers in Union of India is collectively responsible both to the लोक सभा एंड राज्यसभा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बस लोकसभा के लिए ही जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा। रीज़न: द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक है, राइट। तो जो ऑप्शन डी है will be your answer. A is false but R is true, right? What does the 104th constitutional amendment bill related to? अब इसमें 104 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है 104th CAA, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसके अंदर बतानी है। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन सर्टेन स्टेट्स, बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिटीजन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। कोटे से ही रिलेटेड थी जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे, बिल्कुल गलत है। DPSP में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39 में इसके बारे में बात की गई है, DPSP का पार्ट है जो कि। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, ये बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है बैकवर्ड क्लासेस को, तो बी विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35th। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर पंचायत एंड वॉज इंसर्टेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Part 9A of the Constitution of India contains provision for municipalities, and the Article 243Q emphasizes 2 types of municipalities। ये बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। जो इसके अंदर मिसिंग है म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड नगर पंचायत, ठीक है। तो आंसर विल बी A, 1 only। Consider the following statements: the Constitution of India has 20 parts। और हम सभी को पता है कि ये जो है बिल्कुल गलत है, 20 पार्ट्स नहीं है, राइट। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो है पार्ट्स हैं, ठीक है। देर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो हम जो आर्टिकल्स हैं, जो 390 आर्टिकल्स नहीं है, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 जो शेड्यूल्स थे वो ऐड किए गए थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। 1, 52, 73 एंड 72, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल, 52nd से 10th, 73 से 11th, 74th से 12th शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सी विल बी आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू, इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 98th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो किससे जो है रिलेटेड है। एम्पावरिंग द सेंटर टू लिवाई एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, बिल्कुल 37th का आंसर जो है वो बी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया and the United States of America can envisages a dual policy,
बट अ सिंगल सिटीजनशिप। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, ए एलिमिनेट कर सकते हैं इससे हम, ठीक है। 3 तो ऑलरेडी नहीं होगा। अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। देखिए, अगर आपने जो लेक्चर था सिटीजनशिप का वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, 1 ओनली। नाउ 39th, अंडर विच वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क्स। फूड एंड न्यूट्रिशन जो बोर्ड है वो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो सी विल बी आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स विद मोबाइल सेलुलर कंपनीज, मोटर एक्सीडेंट्स एंड पेंशन केसेस। लोक अदालत के अंदर इन कौन कौन से रिलेटेड केसेस आते हैं लोक अदालत के अंदर, हमको ये इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो लोक अदालत के अंदर तीनों टाइप के जो हैं केसेस आते हैं। डी विल बी योर आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अभी फ़िलहाल तो 26 हैं, पता नहीं जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पे कितना था, क्योंकि अभी 26 आया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पंजाब हरियाणा एंड द, तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। पंजाब हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन, ये बिल्कुल ठीक है। तो 2 and 3 will be your answer. Consider the following statements. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया जा सकता है 2 तरीक़ों से, या तो पार्लियामेंट से या फिर एक स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो जब हमने ये सुप्रीम कोर्ट स्टडी किया था तब भी वहाँ पर भी देखा था 2 केसेस में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकते हैं। द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। तो बी विल बी योर आंसर। 42nd का आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कौन सा फॉल करता है 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, यही ए विल बी योर आंसर। 43rd का होगा आंसर ए। ना 44th अगर हम देखें, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइज मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एन एमिनेंट पर्सन्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये बिल्कुल गलत है। ए विल बी योर आंसर। हम सभी को पता है कि इसके अंदर 15 जो होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर्स होते हैं 22। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, लेकिन इसके अंदर कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं होती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में इसमें बात की गई है और 73rd जो है 11th शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd से, जो किसके बारे में बात करता है, पंचायत, ठीक है। तो हमें बस वो ऑप्शन देखना है जो पंचायत से जुड़ा हुआ हो। तो पंचायती राज मेरे को यही दिख गया है ऑलरेडी, बट स्टिल हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को। जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड मैन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज, ये बिल्कुल गलत है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल गलत। लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायत राज, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी विल बी आंसर। 46th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 4th शेड्यूल के अंदर बात की गई है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आप नहीं जा सकते एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। 47th,
मैच करना है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट टू में कंटेंट, ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन, 75th कॉन्स्टिट्यूशन, 80th कॉन्स्टिट्यूशन, 83rd कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब हम 80th से स्टार्ट करेंगे। ऐसा करते हैं, हम कंटेंट रीड करना स्टार्ट करते हैं और फिर उसे मैच करेंगे हम अमेंडमेंट से, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट अमेंडमेंट, ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये था 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो बी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया सेकंड, बस अब ये देखना है हमें ऑप्शन में, ए विल बी आंसर, ठीक है। 48th, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। फर्स्ट शेड्यूल्स अमेंड किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है। इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, बिल्कुल ठीक है। थ्रू कंसल्टेटिव, अब हमें ऑप्शन मिल गया तो मैं स्टेटमेंट नहीं रीड करने वाला हूँ, ए विल बी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय CAG, ठीक है। CAG की ड्यूटीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके अंदर हमें ये देखना है कि वो कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है। तो ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं करता है, तो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 50th का होगा सी, राइट। तो ये 50 क्वेश्चंस थे और आई थिंक 200 और 250 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। मैं सबको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। So make sure you like them, share them with your friends and do subscribe to our channel. Thank you very much. And if you have any queries related to any of the questions or any of the videos that I've been uploading on my YouTube channel, you can always come up to me on this handle on Instagram. Okay, thank you very much guys.